नाजरीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आए अखबार से रिलेटेड ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इस वक्त बात करें कि तमिलनाडु में हिंदी को लेकर वाद विवाद चल रहा है, जिसको लेकर यहाँ के जो भाजपा के जो नेता हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने स्टालिन पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्टालिन जो है हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन हिंदी की ही जो तमिल की जो फिल्में हैं वो हिंदी में ही डब करके दी जाती हैं। वहीं पर बात करते हैं कि आज वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हुंकार भरी गई है और उन्होंने कहा है कि हम जो है कुर्बानी के लिए तैयार हैं। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन बिल को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। और वहीं पर बात करते हैं कि इस वक्त औरंगज़ेब और शिवाजी महाराज को लेकर काफ़ी सारे लोगों के बीच वाद विवाद चल रहा है, तीखी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया है। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस वक्त जो जंग चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि हम पर जो है ज़बरदस्ती हिंदी थोपी जा रही है, लेकिन वहीं पर केंद्र सरकार का कहना है कि तमिलनाडु सरकार जो है हिंदी को लेकर एक विवाद उत्पन्न करना चाहती है। और वहीं पर जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो तमिलनाडु की सरकार है, स्टालिन की सरकार है, उसको 4 साल हो गए, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो ये सारी चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदी जो है कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको उछाला जाए, लेकिन जो स्टालिन है वो इन सारी चीज़ों को उछाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास 4 साल का जो उनका काम है वो दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु में कुछ भी काम नहीं किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि उनके पास 4 साल हो गए, दिखाने को कुछ नहीं है, तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी 3 साल हो गए हैं सरकार के। 2027 में इलेक्शंस होगा तो देखेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि उनके पास भी दिखाने कुछ नहीं है। सिर्फ कुंभ है या राम मंदिर है जी, और उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना दिखाने को। तो जिस तरह से बात की गई है कि देखिए प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे बीजेपी हमेशा डेवलपमेंट को ज़्यादा तवज्जो देती है जी। और जहाँ पे बीजेपी है वहाँ पे फिर वो मस्जिदों को तिरपाल से ढक देना, औरंगजेब का मुद्दा उठा लेना, इन सारी चीज़ों पे बहस करते, क्योंकि उनके पास काम नहीं होता। अभी आपने देखा कि दिल्ली में गवर्नमेंट बनी है जी। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो बीजेपी के सपोर्टर्स थे उन पे वो खरी उतर नहीं रही हैं। जिस तरह से उन्होंने होली पे एक बयान दिया कि आप पानी बर्बाद ना करें, आप सूखी होली खेलें, और दूसरी चीज़ ये कि वो फिर एक इफ्तार पार्टी में चले गए। उसके बाद बीजेपी सपोर्टर्स जो थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी ने हमारे साथ सही नहीं किया है, क्योंकि उनके मन मुताबिक जो सीएम होती हैं वो नहीं मिले। खैर आगे चल के क्या करेंगे वो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से यहाँ बात की गई है कि 4 साल हो गए हैं काम कुछ नहीं किया, तो तमिलनाडु में जितना काम हुआ है उस पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अभी इससे पहले नहीं हुई हैं। और जिस तरह से वो डेवलपमेंट के काम किए गए हैं, जिस तरह से एजुकेशन पे खर्च किया गया है, अभी जो नया बजट सेशन किया है उसमें भी एजुकेशन पे, एआई टूर्स पे, इन सारी चीज़ों पे बहुत सारा क्या बोलते हैं बजट उसमें दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी जो है अपने उसमें कुछ नहीं करती। जी किशन रेड्डी का यह कहना है कि भ्रष्टाचार, कानून और व्यवस्था में भारी विफलता, टैक्स और बिजली दरों में जो है बढ़ोतरी, जिससे लोगों में काफ़ी परेशानी आई है। इस वजह से ये अब भाषा का मामला उठा कर ले आए। साथ ही उन्होंने कहा है कि दरअसल 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी और इसमें त्रिभाषा फार्मूला बरकरार रखा गया था। 1900 रखा गया था और हिंदी को तीसरी और संपर्क भाषा के रूप में बढ़ावा देने का
मतलब उसका क्या बोलते समर्थन किया गया था। इसके बावजूद डीएमके सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया। दूसरी ओर 2020 में एनईपी किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपती है और राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों पर यह विकल्प छोड़ती है कि 3 भाषाओं में से कम 2 भाषा भारतीय मूल की भाषा होनी चाहिए। दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि जिस तरह से एक मुहिम चलाई जा रही है जी। और जो अपोजिशन का कहना है कि जो साउथ के स्टेट्स हैं कि हम पे हिंदी थोपी जा रही है। जिस तरह से अभी आप देखें तो पवन कल्याण ने भी बोला था सैटरडे कि हाँ ठीक है हिंदी भाषा है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनको भी तवज्जो देनी चाहिए, उन पे भी काम होना चाहिए। इससे यही नज़र आता है क्योंकि पवन कल्याण जो है वो एनडीए में है और आंध्र प्रदेश में डिप्टी सीएम है इस वक्त। लेकिन अब अगर बीजेपी के साथ वाले लोग ऐसा बोलें तो बीजेपी को इस पे सोचना चाहिए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तमिलनाडु में जो क्या बोलते हैं परिसीमन को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिए उसके लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी उस बारे में बात की है, मुलाकात की है, समर्थन दिया और कहा है कि आगे चल के हम साथ आएंगे और साथ काम करेंगे। इसी तरह कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने भी, सिद्धरमैया ने भी इस पे हामी भरी कि हम साथ में आएंगे और साथ में काम करेंगे। लेकिन अब बीच में आंध्र प्रदेश फंस रहा है। आंध्र प्रदेश अगर इन चीज़ों पे ध्यान दे दे या इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपना रुख क्लियर कर दे तो चीज़ें और बढ़िया हो सकती हैं। बात आ गई है कि जिस तरह से स्टालिन गवर्नमेंट, देखिए केंद्र सरकार जो है खासकर मोदी सरकार, उसका ये कहना रहता है कि हम डबल इंजन सरकार देंगे आपको जी। डबल इंजन सरकार मीन्स एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। लेकिन जहाँ पे बीजेपी की हुकूमत नहीं आएगी वहाँ पे ये राज्यपाल भेजते हैं और वो जो राज्यपाल है वो फिर आपके कामों में बाधाएं डालता है। ठीक है, तो इस वक्त हम बात करें तमिलनाडु में भी राज्यपाल साहब जो हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं। बिल्कुल हर चीज़ में उनका जो है क्या बोलते हैं विरोध होता रहता है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आदिशी मुख्यमंत्री थी, तो जैसे ही सरकार गई है फौरन ही यमुना की सफाई के लिए मशीन आ गई थी जी। बिल्कुल क्या ये 2 महीने पहले 3 महीने पहले नहीं आ सकती थी? इसी तरह एलजी जो वहाँ पे दिए जाते हैं गवर्नर, वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि वो इधर से भेजे जाते हैं और ये कह के भेजे जाते हैं। एक और चीज़ याद आ रही है कि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 20 या 21 या 23 से कुछ एमएलसी के लिए एक लिस्ट भेजी थी राज्यपाल को। राज्यपाल के पास वो लिस्ट पड़ी रही, उनकी हुकूमत चली गई, एकनाथ शिंदे ने दूसरी पार्टी बनाई। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो उसी पे साइन किया गया था। अब कितना लंबा, मुझे लगता है 2.5 साल 3 साल तक वो रहे थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उसके जब वो बने थे तब लिस्ट दी गई थी एमएलसी के लिए और जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तब उस पर साइन हुआ था। इसका मतलब ये है ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जहाँ पे भी अपने राज्यपाल देती। इससे पहले हमने देखा कि केरला में आरिफ मोहम्मद खान साहब थे जी। ठीक है, केरला के मुख्यमंत्री से नहीं बन रही थी उनकी, उसके बाद उनको अब बिहार भेजा गया। बिहार में भी कुछ चीज़ें क्लियर करनी है क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, इस वजह से शायद भेजा गया क्योंकि जब भेजा जा रहा था उससे कुछ टाइम पहले नीतीश कुमार के बारे में बोला जा रहा था कि अभी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, शायद कुछ हो सकता है। इसको लेकर के फिर फौरन ही चेंज किया गया। तो बीजेपी के अंदर ये चीज़ें हैं, बीजेपी देख लेती चीज़ों को, लेकिन जहाँ पे बीजेपी को काम करना चाहिए, जहाँ पे बीजेपी को जनता के लिए सामने आना चाहिए, वहाँ पे नहीं आ पाती। अब जिस तरह से हम बात करें भाषा की हो गई या परिसीमन का हो गया, यहाँ के लोग जितना टैक्स देते हैं साउथ के उतना हिंदी भाषी नहीं आता, हिंदी भाषी जो राज्य हैं उससे कम आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ वालों का यही प्रॉब्लम रहता है कि उनसे केंद्र सरकार से कि आप हमें इतना कम पैसा क्यों दे रहे, हमें कम बजट क्यों दे रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें भी आ रही है ना कि आप एक तरफ से एक आप यहाँ के मुख्यमंत्री की बात कर लें क्या बोलते रेवंत रेड्डी जी, या फिर आप सिद्धरमैया की बात कर लें या फिर आप स्टालिन की बात कर लें। इन लोगों का ये कहना रहता है कि आप जो है हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं करते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के साथ भी यही हाल करते हैं। ठीक है, तो ले दे के इनको ये पता है कि हिंदी भाषी जो हमारे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी अच्छी बोली जाती है वहाँ पे हम
अपनी तरह से काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम इनकी यहाँ आके फंस जाती है साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पे दाल नहीं गल पाती है। तो बीजेपी अभी जिस तरह से परिसीमन वाला मामला लेके आई है या लैंग्वेज वाला मामला ज़्यादा उठाया जा रहा है, इसको लेकर के ही सामने आ रहा है कि शायद बीजेपी अंदर ही अंदर कुछ ऐसा काम करने जा रही है जो किसी को पता नहीं, एकदम से एक बम फूटेगा। जी किशन रेड्डी बोल रहे हैं कि जो है हिंदी जो है एक पारिवारिक भाषा है और हिंदी बेल्ट में ये काफ़ी प्रमुखता से बोली जाती है, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि स्टालिन जो है 4 सालों से उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, वो ये मुद्दा अब लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये फालतू मुद्दा है, लेकिन फालतू मुद्दा अगर वो बोल रहे हैं कि 4 सालों से काम नहीं किया है, अब जो है उनकी सरकार जाने वाली है, इसीलिए वो ये सारी चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं, हिंदी को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फालतू मुद्दा औरंगजेब और शिवाजी महाराज का भी है। देखिए फालतू मुद्दे कई सारे हैं, ठीक है। फालतू मुद्दों में उठाने में सबसे ज़्यादा अभी इस वक्त हाई पे चल रहा है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में नई गवर्नमेंट आई है, और महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट आई है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो लाडली बहना योजना करके जो चलाई थी, उन्होंने 1500 रुपये दिए थे, उसके बल पे बोला जाता है कि ये चुनाव जीते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि आप 80 कितने करोड़ लोगों को जो है फ्री मुफ्त राशन दे रहे हैं, ठीक है। आपको 2014 में आप आए थे, 2025 चल रहा है, 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, और आप आए थे यहाँ पे बोल करके कि हम गरीबी को हटाएंगे और हम रोज़गार पैदा करेंगे। अगर आपने रोज़गार पैदा किए होते तो आपको मुफ्त राशन देने की क्या ज़रूरत पड़ जाती भाई? अगर सबके हाथ में हुनर होगा, सब काम करेंगे, सबके पास जॉब होगी, तो आपसे मुफ्त राशन कौन लेगा फिर? जी बिल्कुल। और इसका जो सबसे ज़्यादा असर हुआ था वो हमें लॉकडाउन में देखने को मिला था, जब बहुत से लोग ऐसे थे जो कह नहीं पाते थे, है ना, जी बिल्कुल, कि भाई उनके पास कार भी है लेकिन खाने को पैसा नहीं है, कार तो खड़ी हुई ना नीचे। तो वो सारी चीज़ें लॉकडाउन में नज़र आई थी, कोविड में, कि मतलब हिंदुस्तान में इंसान हम देखते हैं ना कि सूट बूट पहन के निकल के जा रहे, लेकिन अंदर चीज़ें क्या हैं, भूखमरी है। हाँ। तो अब आप देखिए कि हर तरफ रिपोर्ट्स आती हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो करप्शन में ऊपर चला गया। हमारे हिंदुस्तान का जो क्या बोलते हैं मीडिया है वो भी नीचे, बहुत नीचे जा रहा है, ठीक है। और हमारे देश में भूखमरी बढ़ गई है, ठीक है। आप इतनी सब कुछ कर रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, चाहे वो कुंभ हो, राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो, ब्ला ब्ला जो भी चीज़ें हो, लेकिन क्या इससे किसी गरीब का पेट भरेगा? देखिए आपने देखा कि अभी, सॉरी मैं रोक रहा हूँ, आपने देखा होगा कि दीपावली पे जब अयोध्या में दिया जलाया जाता है तो रात में ही कुछ लोग आ करके उसका तेल निकाल करके वो ले जाते हैं, सुबह में वो खाना बनाते हैं। तो अब आप देखिए कि एक जगह पे जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोग बैठ करके आप उन्हीं दियों से तेल निकाल के वो ले जाएंगे खाना बनाने के लिए। तो ये किस राजा का वो होता है कि आपके यहाँ जो है प्रजा भूखी रहे और आपको धार्मिक आयोजन जितने करने हैं उसमें आप जो है खूब पैसा उड़ा दें। जी, महाकुंभ पर कहा जा रहा है कि 75,000 करोड़ रुपए लगाया गया है, लेकिन उससे किन लोगों को फ़ायदा मिला है? देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपने मुफ्त राशन की बात करी। मुफ्त राशन लोगों को दिया जा रहा है, 5 किलो में किसी का पेट नहीं भर जाता है, 5 किलो में पूरा महीना नहीं निकल जाता है। और दूसरी चीज़, इन सारी चीज़ों को लेकर जब भी देखते हैं कि जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं, भाजपा का सबसे पहला मुद्दा यही रहता है कि हम आपको फ्री की ये सारी चीज़ें देंगे। 1500 रुपये हो गया, जैसे अभी दिल्ली में वादा किया गया था कि 2500 रुपये महीना, हालांकि वो 2500 रुपये महीना अभी तक दिया नहीं गया है। होली पर सिलेंडर का वादा किया गया था, वो भी नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की भी इस सारी चीज़ों पर टिप्पणी आई थी कि आप जो है मुफ्त की रेवड़ियाँ ना बांटें, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है रोज़गार वो दें लोगों को। अगर वो चीज़ मिल जाएगी तो लोगों को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे वो औरंगज़ेब का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे देखिए, जब अभी इस पे आऊँगा मैं, ये जो आपने बोला था, लेकिन एक चीज़ याद है अभी कि जो औरंगज़ेब का मुद्दा है उससे अगर थोड़ा पीछे जाते हैं तो इलेक्शंस में जो गड़बड़ियाँ हुई थी उसको भी छुपाना है। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे राहुल गांधी अपोजिशन की है कि जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, इलेक्शन हो चुके होते हैं, तब आप इस मुद्दे को उठाते हैं, उसके बाद फिर आप इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अगर आपने उठाया तो आप लगे रहिए इसके साथ में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब उद्धव ठाकरे
मुख्यमंत्री से हटाए गए थे, एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था और वहाँ पे बोला गया था कि डबल इंजन सरकार आ गई है महायुति की। उस दौरान बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो सारे ट्रांसफ़र कर दिए गए गुजरात को। जो वहाँ पे क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र वालों को जो रोज़गार मिलना चाहिए था महाराष्ट्र में, वो ट्रांसफ़र कर दिया गया गुजरात में जी। उसके बाद अभी आपने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही, वहाँ पे अभी भी उस योजना को बोला गया, लाडली बहना जो भी है वो योजना, बहिनी योजना आई थिंक ऐसा है कुछ, तो उसके बारे में बोला गया कि सबको मिलेगा, लेकिन फिर उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। रिस्ट्रिक्शंस लगा करके उतने में फिर अबू आसिम आज़मी साहब ने बोल दिया, तो वो वहाँ पे कई सारी चीज़ें चल रही, सरपंच वाला मामला चल रहा है, उसको भी छुपाना है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अभी तक बाहर आ नहीं पा रहे हैं, उन सब चीज़ों को छुपाने की वजह से ये एक बड़ा प्रोजेक्ट करके सामने रखा गया कि अबू आसिम आज़मी ने ऐसा कहा और ये हिंदुस्तान में रहने लायक है नहीं, इनकी हिंदुस्तान की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। ठीक है, अब बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी ने सबसे पहले देखिए, बीजेपी इन मुद्दों को ज़्यादा उठाती है और इन मुद्दों से वो पूरा फ़ायदा कमाती है। ठीक है, उसको पता है कि हम जिन्हें राशन दे रहे हैं ना, वो एजुकेटेड लोग नहीं हैं, तो वो अगले बार हमें वोट देंगे ही देंगे। ठीक है, उनसे हमें कोई डर नहीं है, उसको कमाना नए लोगों को है, तो नए लोगों को चक्कर में जो है उसको काम करना पड़ रहा है मजबूरी में, और काम कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, बट ठीक ठाक काम कर रहे हैं। और वो काम ऐसा नहीं को सबके काम है वो अब जिस तरह आपने देखा कि अब की बजट में बिहार पे ज़्यादा फोकस किया गया, बिहार पे फोकस किया गया, बिहार के बारे में पता नहीं कितनी बार बजट में बोला गया, लेकिन एट द एंड आप देखिएगा बिहार जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, बिहार में ज़्यादा कुछ बदलने वाला है नहीं। ठीक है, चुनावी वादे, बस चुनावी वादे। और चुनावी वादे से याद है कि बीजेपी जो है जब इलेक्शंस में उतरती है तो सबसे पहले अपने 100 दिन का प्लान तैयार कर लेती है। उस 100 दिन के प्लान के तहत वो इलेक्शंस में उतरती है। इलेक्शंस में उतर करके वो 100 दिन का प्लान भूल जाती है, सॉरी इलेक्शन जीत करके वो 100 दिन का प्लान भूल जाती है। तो जनता जो होती है उसको दिख रहा होता है ना कि यार 100 दिन का प्लान बनाया इन्होंने और 100 दिन में ये कर देंगे, तो जाहिर सी बात है जो यंग हैं या और भी जो लोग हैं वो सब उनके पीछे चले जाते हैं। लेकिन वही लोग फिर वो 100 दिन के बाद पूछ नहीं रहे होते हैं कि आपने ये जो वादे किए थे क्यों नहीं किए। तो 100 दिन के बाद छावा जैसी मूवी आ जाती है। बिल्कुल, 100 दिन के बाद छावा जैसी मूवी आती है, वो भी प्रोपेगेंडा मूवी होती है। उसके बाद और भी कई सारी मूवीज ऐसी बन रही होंगी, खैर। लेकिन उस 100 दिन का जो प्लान लेके, जिस तरह मोदी जी ने बोला था कि हमको फांसी दे देना जब उन्होंने नोटबंदी की थी, और उसके बाद वो काफ़ी रोए भी थे। ठीक है, तो ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं, और ये जो इनका प्लान होता है कोई प्लान वाला नहीं होता है, सिर्फ बयानबाजी होती है कि हमें इस टॉपिक पे बोलना है, जो विपक्ष बोलता है जुमला, और जनता को जो है गुमराह करना, और जनता को गुमराह किया जा रहा है। और 2014 से 2012 से लेकर के अब तक गुमराह किया जा रहा है, और कब तक किया जाएगा ये नहीं पता। जनता खुद गुमराह हो रही है। जनता को देखिए, प्रॉब्लम जनता की है कि जनता ने वो 100 दिन का प्लान तो सुना पहले, लेकिन बाद में जब 100 दिन हो गए तो आपने उस पर बात ही नहीं किया। आपने किसी भी अपने एमएलए या किसी से भी सवाल ही नहीं किया कि भाई आपने जो 100 दिन का प्लान बताया था उसमें क्या हुआ। जी देखिए, हमने औरंगजेब की बात करी यासिर। औरंगजेब को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र में खासकर बहुत ज़्यादा सियासी बवाल चल रहा है। उसके बाद ये जा रहा है यूपी में, क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये बिहार में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मोदी जी अभी गए थे तो उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे पर बात करी थी बिहार में। अब करते हैं महाराष्ट्र की बात। तो महाराष्ट्र में एक सामना के संपादकीय में औरंगजेब की जो मुद्दे पर जो बात चल रही है कि उनकी कब्र को तोड़ा जाए, उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ नए हिंदुत्ववादी ये दावा कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को उसी तरह ध्वस्त करेंगे जैसे बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। संपादकीय ने कहा कि ऐसे लोग महाराष्ट्र के इतिहास और वीर परंपरा के दुश्मन हैं। ये लोग महाराष्ट्र के माहौल को जहरीला बनाना चाहते हैं और खुद को हिंदू तालिबान के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर उनकी तुलना हिंदू तालिबान से कर दी है। देखिए, महाराष्ट्र में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, और देखिए मैंने एक दिन आपसे बात करते करते मैंने एक बात कही थी कि बीजेपी ने कुछ ऐसे बाबाओं को तैयार किया है जो इन सब चीज़ों पे बयान देते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, सनातन के नाम पे, और सनातन का जो इन्होंने एक चोला ओढ़ा हुआ है या लोगों को उड़ाया हुआ है उस पर वो बात करते हैं। ठीक है, शिवाजी महाराज ने किससे संघर्ष किया, मराठाओं ने 25 साल तक दुश्मनों से कैसे लोहा लिया, महाराष्ट्र की धरती पर उन लोगों की कब्र कैसे बनी जिन्होंने महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई।
कुछ लोग इस इतिहास को मिटाना चाहते हैं। सामना में यही छपा गया। सामना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की है कि वो शिवाजी महाराज के नाम पर की जा रही इस राजनीति को रोके। सामना में कहा गया है कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के शौर्य का प्रतीक है, यह महाराष्ट्र की जिद और मुगलों की पराजय का प्रतीक है। दक्षिण को जीतने के लिए औरंगजेब एक चौथाई शताब्दी तक महाराष्ट्र में रहा। उसके पीछे घुड़सवार सैनिक चलते थे। खेतों को रौंदते हुए वो यहाँ दूसरी दिल्ली बसाना चाहता था और इसके लिए 8 लाख सैनिकों की सेना के साथ 8 लाख लोगों की सेना साथ में लेके आया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें सामना में कही गई। सामना में भी आप देखिए कि कुछ टॉपिक्स पे बात की जाती है ज़्यादा, सामना में हर टॉपिक पे बात नहीं की जाती है। सामना में अब मतलब वो इंडिया गठबंधन में है, लेकिन फिर भी सामना वाले जो हैं सावरकर को मानते हैं। ठीक है, और ये भी कहा जाता है जो इतिहासकार हैं या अपोजिशन के कुछ लीडर्स हैं जिनका ये कहना है कि जिस तरह से सावरकर ने माफ़ी मांगी थी अंग्रेज़ों से जो लिखा था, ठीक है, माफ़ीनामे जो लिखे थे, उसी तरह से इतिहासकारों का ये भी कहना रहता है, ये भी कहना है कि शिवाजी महाराज जो हैं वो जब कहीं अटक जाते थे तो वो एक लेटर लिख करके या कुछ पैगाम भिजवाते थे, जिसको एक तरह से देखें तो माफ़ीनामे के टाइप ही लिया जाएगा उसको। वो पहुंचाते थे औरंगज़ेब से, फिर वो चीज़ें ख़त्म होती थी, फिर वो बाहर छोड़ दी जाते थे आज़ाद, उसके बाद फिर वो वही करते थे, फिर वो पहुंचाते थे। तो ये बीजेपी प्रवक्ता ने खुद ही बोला है अपने एक इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोला। तो उसमें ये कहा गया है कि दोनों लोगों को महाराष्ट्र का मतलब बड़ा वो माना जाता है, शिवाजी महाराज को भी और क्या बोलते हैं सावरकर भी महाराष्ट्र से ज़्यादा वो रखते हैं। तो इन दोनों के लिए वहाँ की जितनी भी पार्टियाँ हैं इंक्लूडिंग जो अभी एनसीपी है, ठीक है, वो भी उन चीज़ों को मानती है। अभी वाली एनसीपी जो अजीत पवार वाली है, ठीक है, शिंदे तो मानते ही मानते हैं, उद्धव ठाकरे मानते हैं उन चीज़ों को। अभी बीच में जब आपने देखा था कि कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो जब अपने भारत जोड़ो यात्रा निकाले तो जब महाराष्ट्र पहुँचे तो उन्होंने सावरकर के पे कुछ बोल दिया। तो उस दौरान इंडिया गठबंधन बनने की सुगबुगाहट हुई थी तेज़, उस दौरान कुछ बोल दिया था। तो फिर शिवसेना यूबीटी ने उस पर कमेंट किया था कि भाई आप इस तरह के वर्ड्स ना बोले। तो आपने देखा होगा कि जब भी राहुल गांधी शिवसेना यूबीटी वालों के साथ होते हैं अगर महाराष्ट्र में, तो वो सावरकर के पे कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो शायद कर लेते हैं वो। तो सावरकर को लेकर के वो बनाया गया, उसी तरह शिवाजी महाराज को लेकर के बनाया गया। और जिस तरह से आप देखिए कि बयानबाजियाँ हो रही हैं, और जिस तरह से अभी हमने देखा था कि एक हराम और हलाल वाला मामला चला था, उसके बाद आपने देखा होगा कि होली पे किस तरह से वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। सुबह 3 बजे से लेकर के शाम 3:30 बजे तक मटन के लिए भीड़ लगी हुई थी, और ये दुकानें सारी जो थी वो मुस्लिम्स की दुकानें थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब इंसान आप बयानबाजियाँ जितनी कर लें, कहीं ना कहीं इंसान अगर 4 भी चेंज हो गया ना एक दिन में, तो आगे चल के आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जो लोग इस तरह के बयान देते हैं। और उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे हम इतना बयान दे रहे हैं, इतना बयान दे करके हम आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए क्या लेके आ रहे हैं या क्या छोड़ के जा रहे हैं। जी, आपने बात की कि सामना में अपील की गई है कि औरंगज़ेब के मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन वहीं पर जो गोशा महल के विधायक टी राजा सिंह वो पुणे में पहुंचे और उन्होंने कहा है कि जो औरंगज़ेब की कब्र पर बुलडोज़र चलाएगा उसे देश कभी नहीं भूल पाएगा। और ये कहीं ना कहीं हिंसात्मक बयान है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को। तो एक तरफ अगर अबू आसिम आज़मी के बयान को देखें तो उन्होंने औरंगज़ेब के लिए जो बातें कही थी, हालांकि उन्होंने वो जीडीपी को लेकर कही, उन्होंने औरंगज़ेब की क्लियरली जो है प्रशंसा नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने कहा था उस दौरान जीडीपी इतनी थी हमारी, इतनी अच्छी थी। और फिर अगर बात की जाए गोशा महल के जो एमएलए हैं उनके बारे में, वो अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं और उनको बयान दे करके सुर्खियों में रहना ज़्यादा पसंद है। उसके बाद वो बयान देते हैं, फिर एक और बयान उनका सामने आता है लेटर, वो पुलिस वालों को अपना वो भेजते हैं कि भाई हमें जो है धमकियां मिल रही हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो आप इस तरह का काम ही मत कीजिए, आप इस तरह का बयान ही मत दीजिए कि आपको कोई इस तरह की धमकी दे। और फिर जिस तरह से आपने बात की कि बुलडोज़र जो चलाएगा, तो बुलडोज़र जो है मोदी जी जब
2014 में आ रहे थे सत्ता में, तो उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में जो है कुरान देखना चाहता हूँ। ठीक है जी। और अभी आप जो हैं चुन चुन के उन लोगों के घरों को गिराते हैं, बुलडोजर की नीति कर रहे हैं। ठीक है, चुन चुन के उन लोगों के घर गिराते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आपने मुसलमानों को कुछ दिया नहीं अभी तक, ठीक है, और आप सिर्फ बयानबाजी करते हैं, और ये बयानबाजी कहीं ना कहीं आपके लिए भारी भी पड़ सकती है। अगर कहीं आज जिस तरह से हम बात करें कि आज जो है वक्फ बोर्ड पे जो है आज एक प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे जी। उस प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग गए हुए हैं, जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं या फिर और कई सारी तंजीमें हैं जो वहाँ पे मौजूद हुई हैं जी। और ये सब वक्फ बोर्ड के लिए ही पहुँचे हैं वहाँ पे। रीज़न ये है कि हमें एकजुट रहना है, अपनी ताकत भी दिखानी है, और उस ताकत के मतलब जो ताकत दिखानी है उसमें कोई हिंसा ना हो। आप आराम से प्रोटेस्ट करके घर को चले जाएं, ताकि लोगों को, ये सरकार को नजर आए कि हाँ ये सब हैं और इनके पास एक क्षमता है। जिस तरह हमने बात की अभी कि चिकन होली पे जो है मटन खाया गया लोगों ने, ठीक है। एक तरफ आप देखिए कि जैन समाज जो है उसने बकरीद पे कितने बकरे जो है वो खरीद लिए थे ताकि उनको ज़बह न किया जाए, और अभी आप देखिए कि होली पे वही लोग सारे गए मटन की दुकान पे, अब वो कहाँ गया, क्या बोलते हैं, जैन समाज। तो ले दे के कहीं ना कहीं आप मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें मुसलमानों के एक साथ आना होगा और हमेशा जो है अपने दिमाग से काम लेना होगा। ये नहीं कि आप कहीं भी जाके कुछ भी बोल दें, ऐसा कुछ नहीं, कहीं कहीं आप चुप भी रहिए, उसके बाद देखिए कि क्या उसका वो हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है चुप रहने का। रीज़न ये ना कि मुसलमानों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सब्र नहीं है, ठीक है, हबड़ तबड़ में ज़्यादा रहते हैं वो। तो अभी जो आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद क्या क्या बयानात सामने आते हैं बीजेपी की तरफ से, क्या क्या अभी उसमें बात की जाती है, वो सारी चीज़ें अभी आने बाकी डिटेल, क्योंकि अभी वो शुरू हुआ है प्रोटेस्ट। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा इस पे, फिर कल हम चर्चा करेंगे इस पे शायद पे। जी। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।